तो ये चैप्टर हमको संक्षेप में पढ़ा रहे हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कैसे होता है। तो ये आपको एक चालक है। चालक क्या होता है? जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जो आपस में मूव कर सके। तो इस चालक से हम वायर जोड़ के एक वोल्टेज लगाए, एक बैटरी लगाए यहाँ पे। तो बैटरी का क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल इस कंडक्टर का पॉजिटिव किनारा हो गया और ये नेगेटिव है तो इस कंडक्टर का ये नेगेटिव। हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्या करेगा? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है ना। हम क्या जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में हो और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हो तो इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज ई है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ई इंटू ई होगा। तो मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पे यह पीछे की तरफ बल लगेगा, पीछे की तरफ बल लगेगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। किसके कारण? यहाँ जो बैटरी लगाए हैं तो सब क्या करेगा? इस कंडक्टर से मूव करना चाहेगा। मूव करके 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 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके पाथ क्लोज हो जाएगा। समझे? तो इस बैटरी के कारण क्या हुआ? इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, जिस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन घूम रही है इस कंडक्टर में, इस क्लोज पाथ में घूम रही है। ये बंद परिपाथ में यहाँ पे ये घूम रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गई। इसका क्या होता है? किसी निश्चित समय में कितना इलेक्ट्रॉन इस बंद परिपाथ में घूमी है उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको डिफिनेशन क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत धारा का? धारा का क्या है कि इंग्लिश में लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस is called electricity। मतलब किस दर से आवेश उस चालक में घूम रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। किस दर में आवेश उस चालक के भीतर घूम रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। बोला ना, विद्युत धारा बोलते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि विद्युत धारा का डायरेक्शन कैसे होगा। एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कंडक्टर लेते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, पॉजिटिव आवेश है। इससे भी मैंने बैटरी को लगाया हूं और इस कंडक्टर में भी पॉजिटिव चार्ज है। इस चालक में भी, यहाँ पर भी हम क्या लगाए हैं? बैटरी लगाए हैं। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल। आई बात समझ में आई? अब हम क्या बोले आपको? जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल वोल्टेज का आता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेती है। तो यह पॉजिटिव, इसका मतलब इससे सटा हुआ इस चालक का पॉजिटिव कंडक्टर,
यहाँ नेगेटिव मतलब इस चालक से सटा हुआ यहाँ पे नेगेटिव कंडक्टर। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बना दिया, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। और हम क्या जानते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन पे उसके अपोजिट एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा। और यहाँ पर भी देखिए दूसरा केस में ये बैटरी का पॉजिटिव किनारा है, तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसमें क्या लगता है, बल लगता है। तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है और पॉजिटिव आवेश का बहाव पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का होता है। तो यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, एंड जो पॉजिटिव आवेश है का बहाव पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। तो यहां से हम एक चीज जान लिए, फिर से देखते हैं वो डायग्राम। ये नेगेटिव चीज है, ये क्या है, आपका पॉजिटिव चीज है। यहां से मैंने एक बैटरी यहां से लगा दिया। देखते जाइए ध्यान से, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो आएगी, इसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, बल लगेगा, इसको पीछे की तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का बहाव इधर होगा, बल। अगर पॉजिटिव है, चार्ज है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन पे, ये प्रोटॉन पे बल इधर लगेगा। समझ सकते हैं ब्रो? तो हम एक चीज जानते हैं कि जो भी करंट का बहाव होता है ना, करंट जो जाती है बैटरी का प्लस किनारा से निकलती है और नेगेटिव में चले जाती है, ये जानते हैं हम। तो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो यहां से करंट निकलेगी यहाँ पे नेगेटिव में घुस जाएगी। ये बैटरी है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी नेगेटिव में। तो यहां से क्या चीज आपको दिख रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन की बात आई तो इलेक्ट्रॉन का जिस डायरेक्शन में बहाव होता है ना, उसके उल्टा डायरेक्शन में करंट बहती है। देख लीजिए डायग्राम से। और अगर
पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो वो आवेश जिस डायरेक्शन में बहती है उसी दिशा में करंट की भी दिशा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं। तो यहां से हमको कंक्लूजन क्या निकला? पहला कि इलेक्ट्रॉन या फिर ऋणात्मक आवेश की उल्टी दिशा में करंट बहती है और धनात्मक आवेश की ही दिशा में क्या होता है? करंट बहती है। आई होप कि इतना सारा चीज कैसे करंट उत्पन्न होता है, क्या होता है, सब चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। करंट का जो फॉर्मूला होता है, क्या बोले थे? भाई टिक लगाओ तो किस दर से आवेश बहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। इसको आई से डिनोट करते हैं। तो ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया आवेश बटा समय हो गया। ठीक ठीक। एक निश्चित समय में कितना आवेश उस चालक से बहा है बैटरी लगाने के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इसका यूनिट क्या आ गया? यूनिट करंट का मतलब मात्रक। इसको मैं एम्पियर से नापता हूं, एम्पियर से इसको मैं मापता हूं। ठीक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, एक न्यूमेरिकल आपको करवाते हैं कि किसी चालक से 10 सेकेंड में 1000 कूलम आवेश बहा है तो विद्युत धारा कितना होगी? उसमें विद्युत धारा कितना होगी? तो क्या करना है? लिखना है। क्या है? टाइम कितना है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना आवेश बह रही है? 1000 कूलम। और ये क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? कितना आवेश बहा है उस टाइम में, उसको मत करते क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो ये 1000 बट 10, तो ये हो गया आपको 100 एम्पियर्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। तो इससे तो एक करंट हो गया। अब दूसरा इसका पैरामीटर है वोल्टेज। इसको बोलते हैं विभवांतर, विद्युत विभव। इसको बोलते हैं वोल्टेज। इसका हिंदी होता है विद्युत विभव। इसको भी समझाते हैं आपको, तब बताएंगे कि मान के चलिए कि इस दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पे मान के चलिए एक आवेश रखा है, पॉजिटिव आवेश रखा है। पॉजिटिव आवेश ए बिंदु पर रखा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव आवेश ए बिंदु पर रखा है जिसका वैल्यू क्यू है, तो इसके इस डायरेक्शन में एक बल लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जिसका वैल्यू क्यू इंटू ई। ठीक। अब हमको इस आवेश को
किसी दूसरे बिंदु पर ले जाना है। लेट से बी बिंदु पर हमको ले जाना है इसको, तो हमको इसको उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। मतलब इसको इस दिशा में लेफ्ट टू राइट एक बल लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम उसको विपरीत दिशा में हम किसी बिंदु बी पे इसको रखने जा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इस पे मेरे को कार्य करना पड़ेगा ना, इस आवेश पे हमको कार्य करना पड़ेगा। तो ए से बी लाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। तो जो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, विद्युत मतलब वर्क डन, work done by bringing the charge from A to B बटे आवेश कूलम क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो इसका वोल्टेज का फॉर्मूला कितना हो गया कि कार्य कितना किए बटे उसका आवेश का कितना है ये। अगर हम इसको इन्फिनिटी से लाते हैं, समझ में आ गया होगा, तो यही इसका फॉर्मूला है। ठीक, कितना कार्य किए हैं ये। ठीक, अब वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्टेज का यूनिट भी है, वोल्टेज को वोल्टेज से नापते हैं। ठीक, अब आपको विद्युत विभव भी समझा दिए, और इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं कि एक आवेश पॉजिटिव आवेश है 100 कूलम का, उसको अनंत से ए बिंदु पर लाने के बाद पोटेंशियल ऑफ ए 200 वोल्ट हो गया, तो उस आवेश को इन्फिनिटी से ए तक लाने पर कार्य कितना लगा हुआ, कार्य कितना किया गया। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि इधर मान के चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होगा यहाँ पे, और यहाँ बहुत दूर यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, और इसके पास में एक ए बिंदु है। चार्ज पहले आवेश यहाँ पे था, अब इसको हम यहाँ से यहाँ लाए हैं, प्लस चार्ज है। तो बोल रहा है कि भी ए का जो पोटेंशियल है ना, विद्युत विभव कितना है, 200 वोल्ट है। तो हम क्या जानते हैं कि अनंत पे जो वोल्टेज होता है इसको भी बोलते हैं, यहाँ 0 होता है। ठीक, तो अगर हम इस डायरेक्शन में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे एक बल लगेगा, इस डायरेक्शन में बल लगेगा, बल के विपरीत हमको कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना होगा। तो हम क्या जानते हैं, विद्युत विभव, विद्युत विभव हम कहां से लाए, इन्फिनिटी पे था, हम ए पर ला रहे हैं, तो विद्युत विभव एट इन्फिनिटी माइनस विद्युत विभव एट ए क्या हो गया, कार्य, कार्य कितना किए, बटे आवेश। तो विद्युत विभव इन्फिनिटी का क्या होता है, भी इन्फिनिटी माइनस भी ए इक्वल टू कार्य हम इस पर कितना किए हैं वो निकालना है, वर्क बोल देते हैं इसको, और आवेश कितना है आपको
100 कूलम है। तो 0 माइनस 200 इक्वल टू वर्क बटे 100। तो यहाँ पे वर्क कितना हो गया, वर्क इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो 200 इंटू 100 यह हो गया 20,000, दैट इज 20 किलो जूल। आई बात समझ में? तो वोल्टेज भी आपको समझा दिया क्या होता नहीं होता। वोल्टेज क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी बिंदु बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्थिति में लाने से उस पर कितना कार्य करता है, उसको अगर हम आवेश से डिवाइड दे देंगे तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, विद्युत विभव। ओके, इसके बाद होता है तीसरा पैरामीटर होता है रेजिस्टेंस। तीसरा पैरामीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं प्रतिरोध। इसको ऐसे समझते हैं देसी भाषा में रुकावट। मान के चलिए क्या आती है रुकावट, आपको बताते हैं, एक कंडक्टर से लेके बताते हैं कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब मान के चलिए कि हम लोग का जो कॉमन टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो हम क्या जानते हैं, अगर टेम्परेचर रहेगा तो थर्मल वाइब्रेशन होता है। तो टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि ये वाइब्रेट करेगा इस डायरेक्शन में, कभी वाइब्रेट करेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। और हम ही अगर इसको एक वोल्टेज लगा दीजिएगा तो एक निश्चित डायरेक्शन में, अगर थर्मल मोशन के कारण ये कहीं मूव नहीं कर पाए, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका जो थर्मल मोशन है, टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो इसका जो थर्मल मोशन है ना, ये और बढ़ जाएगा, ये पूरा ऐसे से नाच करेगा, एक ही बिंदु पर नाच करेगा। तो अगर इसको वोल्टेज लगा दी तो यह क्या करेगा, एक इसको एक्स्ट्रा बल मिल गया, जिसके कारण यह करे नाच भी करेगा इस बिंदु पे और मूव भी करेगा, नाच भी करेगा मूव भी करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका प्रतिरोधक क्षमता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, रेजिस्टेंस इसका बढ़ रहा है ना। तो अगर कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, चालक में सॉरी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो उसका रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये तो क्या हो गया, R टेम्परेचर का फंक्शन है ना मेरे भाई, R नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो हम आपको क्या बताए थे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो टेम्परेचर का थर्मल इफेक्ट आपको बता दिए हैं। वही अगर सेमी कंडक्टर होता है ना, सेमी कंडक्टर मेरे भाई, सेमी कंडक्टर, इसमें उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक। अब इसको अच्छे से समझते हैं। एक कंडक्टर लेके, एक कंडक्टर लिए हैं हम, एक कंडक्टर लिए हैं हम, जिसकी लंबाई इसको बोलते हैं लेंथ, इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, क्रॉस सेक्शनल एरिया
ए है, और इसका एक रजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता बोलते हैं, रजिस्टिविटी इसका रो है। तो मैथमेटिक्स में जो आर होता है ना, रेजिस्टेंस, वो होता है, इसका रजिस्टिविटी इस कंडक्टर का लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड दे दीजिए, तो ये आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस को हम ओम में नापते हैं। तो आपको बताते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़िए पहले। रेजिस्टिविटी तो यह जो है ना, पदार्थ की अपनी गुण होती है, एक ऐसी गुण होती है, पदार्थ का अपनी गुण होती है, और यही एक ऐसा चीज है कि जो सिर्फ पदार्थ पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टिविटी अगर किसी का ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी कम होगा तो उस पदार्थ का रेजिस्टेंस भी कम। समझ में आ गया होगा। तो इट्स डिपेंड ओनली ऑन द मटेरियल। क्वेश्चन आता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर निर्भर करता है, डिपेंड। अगर आप एल्युमिनियम ले रहे हैं और कॉपर ले रहे हैं तो कोई बोलेगा कि रेजिस्टिविटी एल्युमिनियम का ज्यादा है कि रेजिस्टिविटी कॉपर का ज्यादा है। तो हमको क्या पता है कि कॉपर में बहुत जल्दी करंट फ्लो हो जाता है, एल्युमिनियम में देर से। तो एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी क्या होता है, कॉपर से ज्यादा। आ गया समझ में। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे है, लेंथ पे है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पे है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे है। मतलब रेजिस्टेंस चालक के लंबाई की समानुपाती होती है। अगर आप लंबाई बढ़ाओगे कंडक्टर का तो उसमें जो विद्युत करंट जो बहेगी उसका विरोध करने का क्षमता इसका बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस वही ना बताता है, उसका विरोध करने का क्षमता बढ़ जाएगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा। और एक चीज और है कि अगर आप रेजिस्टेंस चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिसिप्रोकल होता है, रिसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया आप डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कम। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, हम न्यूमेरिकल लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक क्वेश्चन है कि एक कोई कंडक्टर है, बोलता है कि इसका एरिया ए है, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, और इसका रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। अब क्या किए,
क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग इसके एरिया को कांस्टेंट रखे हैं, सेम मटेरियल है और इसका क्या बोलते, लेंथ को 5 गुना से बढ़ा दिए हैं। तो इसका रेजिस्टेंस अब न्यू क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन समझिए। पहले लेंथ L था, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था और रजिस्टिविटी रो ही था, तो इसका रेजिस्टेंस था 10 ओम, 100 ओम। ठीक, क्वेश्चन में क्या लगा, सेम मटेरियल है, मतलब रो इसका सेम है, लंबाई को 5 गुना से बढ़ा दिए हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है, रो L अपॉन A। इसमें क्या क्या बोल रहा है भाई, तूने इसको छेड़ा नहीं है, एरिया को नहीं छेड़ा है, रेजिस्टिविटी भी सेम है, तो हम इस केस में क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और L दोनों समानुपाती। ठीक, तो लंबाई जिस लेंथ से बढ़ेगा उसी स्पीड से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो क्या बोल रहा है कि देखिए, तो बोल रहा है कि L, पहले L था, अब 5 गुना से बढ़ गया है, तो रेजिस्टेंस अगर पहले R था तो अभी क्या होगा, 5R हो जाएगा। ठीक, तो 5 इंटू रेजिस्टेंस कितना था, पहले 100 ओम था, 100 ओम था, तो ये कितना आ गया, 500 ओम, मेरे ख्याल से। और दूसरा अगर नहीं समझ में आ रहा तो लगाइए फॉर्मूला, R इक्वल कितना है, रो L अपॉन A, इसको R1 बोल दीजिए, इक्वेशन सेकेंड। दूसरा R2 कितना है, सेम मटेरियल है, 5 गुना लंबाई कर रहे हैं और एरिया भी इसका सेम है 2। क्या कीजिए, इक्वेशन 2 को R1 से डिवाइड कर दीजिए, तो R2 बटे R1 हो गया आपको 5 रो L अपॉन A इंटू A अपॉन रो L, रो L से रो L सही हो गया, तो आपको R2 अपॉन R1 हो गया आपको 5/1, दैट इज R2 हो गया 5R1। R1 कितना था, 100, ये कितना हो गया, R2 कितना हो गया, 500 ओम। ओके 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 ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ना। एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को करवाने। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टिविटी रो है, लंबाई L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस इसकी 50 मीटर है। अब बोल रहा है कि इस कंडक्टर के लंबाई को 3 गुना से कम कर दिए हैं, इसकी मटेरियल सेम है और एरिया को 9 गुना से बढ़ा दिए हैं, तो इसका क्या पूछ रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। न्यू रेजिस्टेंस क्या, सिंपल भाषा में समझो, अगर ये रो L और A है तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन A होगा। अगर इसका लेंथ L/3 है, रो इसका रेजिस्टिविटी है और 9A इसका एरिया है, तो इस केस में इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, रो L कितना, L/3 अपॉन एरिया कितना, 9A। यहाँ पे देख लो आप, इसको बोलते हो R2, इसको बोलते हो R1, तो R2 कितना हो गया, रो L अपन 9×27A, इसको 2, इसको 1, सिंपली करो भागा, इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कितना है, R2 भागा R1 इक्वल टू हो गया R2 कितना, रो L अपन 27A भागा R1 कितना है, रो L अपॉन A। ठीक,
तो यहाँ से हो गया आपको भागा गुना में पलट जाता है तो R2 बटे R1 हो गया अपन रो L अपन 27A, ये भागा गुना में बदल जाएगा, अंक पलट जाएगा, रो एल से रो एल शहीद हो गया, ये शहीद हो गया तो हो गया 1/27। तो यहाँ से कितना हो गया आपको R2 अपन R1 हो गया 1/27। तो यहाँ से R2 हो गया R1 बटा 27 और R1 आपका कितना था, R1 कितना था मेरे भाई, R1 कितना था 50 ओम, 50 ओम। तो कितना हो गया 50/27 ओम। आया समझ में? तो आपको तीनों चीज बता दिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत धारा क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। अब आपको बताते हैं रेजिस्टेंस का संयोजक कैसे करते हैं, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको वो आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ओके। तो ये होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे जोड़ते हैं, तो पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है, बोर्ड में आ जाता है लिखने सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या आपको बताते, एक सीरीज में एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। तो रेजिस्टेंस को हम मान के चलिए इस टाइप से दिखाते हैं रेजिस्टेंस को। ये ए टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस भी है आपको यहाँ पे, ये सी हो गया, ये इसका डी हो गया, तीसरा जो रेजिस्टेंस है आपको ये ई हो गया, ये एफ हो गया। तो आप रेजिस्टेंस को, प्रतिरोधक को इस प्रकार से जोड़ो कि प्रतिरोधक का पहला प्रतिरोधक का अंतिम बिंदु, पहला प्रतिरोधक का अंतिम बिंदु दूसरा प्रतिरोधक का फर्स्ट बिंदु से जुड़ जाए, दूसरा प्रतिरोधक का सेकेंड बिंदु तीसरा के फर्स्ट से जुड़ जाए, तो एक के बाद एक। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको अगर पिक्चर में दिखाओगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, इस टाइप से जुड़ जाएगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3। तीन लेके हम करते हैं, बाकी इसको हम जनरलाइज कर देंगे। तीनों में आप क्या लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ से आपको करंट निकलेगी, इस बैटरी से करंट निकलेगी, करंट निकलेगी 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 निकलेगी, R1 में जाएगी, R1 में आई तो इसको एक ही रास्ता दिखा, वही करंट R2 में चली जाएगी, R2 में गई तो एक ही रास्ता देखा, वही करंट R3 में चली जाएगी, ऐसे। तो हम आपको ये चीज बताते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही पाथ होता है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होता है, वो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो सीरीज में हो, और वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आया समझ में? इसी को ले लेते हैं एग्जांपल से, इसी को बनाते हैं। मान के चलिए कि अगर करंट आई इसमें जा रहा है, वोल्टेज भी है, तो वोल्टेज भी R1 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, V1, R2 के अक्रॉस मान के चलिए V2, और R3 के अक्रॉस क्या हो गया, V3। क्या बोले, ये V
R1 के अक्रॉस V1 लगाया, R2 के अक्रॉस V2 लगाया और R3 के अक्रॉस V3 लगाया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है ना, ये हो गया सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन द सीरीज, V1 प्लस V2 प्लस V3। और V1 किसके अक्रॉस है बना लेते हैं, तो ये हो गया R1, इसके अक्रॉस आपको V1 है। ये हो गया R2, इसके अक्रॉस आपको V2 है। और ये हो गया आपको R3, इसके अक्रॉस V3 है। और सबके सबके से एक ही करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। और ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम का नियम, कि अगर किसी का वोल्टेज V है, उसका रेजिस्टेंस R है, करंट उसमें आई जा रहा है, तो उसका अक्रॉस वोल्टेज होता है V इक्वल टू R1 इंटू आई, क्योंकि R1 इसका क्या रेजिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज करंट जा रहा है। तो V2 कितना हो गया R2 इंटू आई, और V3 कितना हो गया R3 इंटू आई। तो हम आपको बता दें कि टोटल वोल्टेज जो आपको बताए थे दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 I1 प्लस R2 I प्लस R3 I। आई को कॉमन ले लीजिए, तो आई कॉमन लीजिएगा, आर इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे आई कॉमन हो गया, तो ये गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो दिस आई एंड दिस आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो आया ना मेरे भाई, तो आर इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीनों सीरीज में आया ना, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उसका कुल रेजिस्टेंस होगा, सब रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए जो कि उसके सीरीज में हो। ओके, तो अगर एन रेजिस्टेंस है, तो आर इक्विवेलेंट हो गया आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। एन रेजिस्टेंस को सबको क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। ओके, समझ में आ गया मेरे बातें। उसी तरह से एक पैरेलल का देख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर संयोजक इसको बोलते हैं, समांतर संयोजन ऑफ रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, समांतर संयोजन प्रतिरोध का। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, समांतर संयोजन में क्या होता है मेरे भाई, समांतर संयोजन में क्या होता है, तीन रेजिस्टेंस लेते हैं मेरे भाई, और ये ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। तो कितने भी रेजिस्टेंस है ना, सबको सिर्फ दो ही बिंदु से मिला दो, दो ही बिंदु के बीच में जोड़ दो, तो ये आपको समांतर संयोजन हो गया। आया समझ में, समांतर संयोजन में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो समांतर संयोजन में क्या होता है कि सारे रेजिस्टेंस किसी दो बिंदु के बीच ही कनेक्ट रहती है। ओके, अब मैं तीन का एग्जांपल लेके बताता हूं। R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो तीनों रेजिस्टेंस R1 ए और बी के बीच में है, R2 भी ए और बी के बीच में है, और R3 भी और बी के बीच में। ठीक, अब होगा तो क्या होगा, देखते हैं ना भाई क्या होगा। अब यहाँ पे आप क्या लगा दो, एक विभवांतर लगा दो, वोल्टेज बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, तो ए का भी पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, बी का पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा, करंट, करंट निकली 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 ए बिंदु पे आ गया, यहाँ से आई निकला, करंट निकला 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 ए बिंदु पे आ गया। जब ए बिंदु पे करंट आया,
तो यहाँ पे उसको 3 रास्ता दिखा, भाई मैं R1 के साथ जाऊं या R2 के साथ जाऊं या R3 के साथ जाऊं, तो 3 रास्ता मिला। तो बोला कि I1 मैं R1 के साथ जाता हूँ, I2 मैं R2 के साथ जाता हूँ, I3 मैं R3 के साथ जाता हूँ, और टोटल करंट बैटरी ने I दिया। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते, I 3 भागों में बांट गया ना, 3 रास्ते था, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मैं ये बोल दूंगा कि यहाँ पे जो I हो गया दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे हम ये चीज समझ गए कि पैरेलल जो समांतर होता है ना, समांतर श्रेणी में करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। परंतु क्या, परंतु लेकिन वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज विल बी सेम, क्योंकि दो बिंदु का वोल्टेज तो सेम ही होगा ना। तो लगाइए क्वेश्चन क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये हो गया I इज इक्वल टू होता है V बटे R इक्विवेलेंट, ये हो गया I1। यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस है सबके अक्रॉस V वोल्टेज लगा हुआ ही है ना। तो ये हो गया V बटे R1, I1 हो गया V बटे R1 प्लस V बटे R2 हो गया I2 प्लस V बटे R3 हो गया I3। दिस भी विल बी सहित। तो यहाँ पे क्या हो गया आपको 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अगर n नंबर का होगा तो यहाँ पे 1 बटे Rn। तो आपको सीरीज श्रेणी और पैरेलल सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको याद करवाते हैं। अगर सीरीज हो तो सब रेजिस्टेंस को जोड़ दो आप डायरेक्टली, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। अगर पैरेलल हो तो सबको उल्टा करके जोड़ दो, R इक्विवेलेंट हो गया 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन। न्यूमेरिकल कराते हैं तब मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। 3 न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे, 3। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल पहला है सिंपल, तीन रेजिस्टेंस है, ए है बी है। यहाँ पे आ गया 100 ओम, 50 ओम, 200 ओम। तो इसका बोलता है कि आर इक्विवेलेंट निकालो। तो पहले पहचानो क्या है। बोलेंगे सर ये R1 हो गया, ये आपको R2 हो गया, ये आपको R3 हो गया। हमको सर ऐसे दिख रहा है यहाँ, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो हम बोलेंगे सर मेरे को यहाँ पे R1 R2 R3 इसमें दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है, एक के बाद एक। R1 के बाद R2 कनेक्ट है, R2 के बाद R3 कनेक्ट है। तो R1 R2 क्या आपका सीरीज में है ना। अगर ये सीरीज में है तो हम ये जानते हैं कि R इक्विवेलेंट होता है सबका सम जो सीरीज में है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपको कितना हो गया 100 50 200, ये हो गया 100 प्लस 50 प्लस 200, तो हो गया 350 ओम हो गया। इसी क्वेश्चन में ऐसे अगर होता, इसका पार्ट ए आपको समझा दिए हैं, पहला क्वेश्चन का पार्ट 1, अब पहला क्वेश्चन का ही पार्ट 2 अगर होता कि लाइक तो ये अगर आपको ऐसे है, तो अगर आपको ये अगर 100 ओम है, ये 50 ओम है, ये 200 ओम है, अगर यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए हैं 200 वोल्ट का, तो एक बंद परिपात हो गया ना, बंद परिपात में एक बैटरी लगा है, बाकी रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर वोल्टेज हो
रेजिस्टेंस भी हो तो उसमें करंट फ्लो होगा जब वो बंद परिपथ होगा, और V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो आप क्या करोगे कि इस बैटरी के किनारा पे आर इक्विवेलेंट निकालो। तो इसका आप आर इक्विवेलेंट कितना निकाल लिए थे? आर इक्विवेलेंट कितना हो गया था? तीनों सीरीज में है, 100, 50, 200 सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 100 प्लस 50 प्लस 200, तो हो गया 350 ओम। अब हम ओम बाबू जी को याद करेंगे तो ओम बाबा का क्या कहना है कि V इक्वल टू आई आर होता है मेरे भाई। तो I इक्वल टू हो गया V अपॉन आर। तो इस क्वेश्चन में जो वोल्टेज है दैट इज 200 बटे 350, इसका आर इक्विवेलेंट हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ I इक्वल टू हो गया 200 बटे 350। आप लोग काट पीट के इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेशन में लिख देना। दूसरा इसका न्यूमेरिकल आपको करवाते हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल आपको करवाते हैं। ये 200 ही हो, ये आपको 50 ही है, ये आपको 100 ही है। तो आपको क्या दिख रहा है? मेरे को बताइए आपको क्या दिख रहा है? व्हाट यू आर फाइंडिंग हियर, व्हाट यू आर फाइंडिंग हियर। मैं बोलूंगा सर यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ बोलूंगा सर यहाँ 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में सर 3 रेजिस्टेंस लगा है सर। सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में सर 3 रेजिस्टेंस लगा है सर। तो मैं बोलूंगा सर इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R3। मैं ये बोलूंगा सर कि तीनों रेजिस्टेंस सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में है। तो मैं ये बोलूंगा कि तीनों रेजिस्टेंस का संयोजक क्या है? पैरेलल है। पैरेलल में वो लोग कनेक्टेड है, इट इज समांतर में कनेक्टेड। अगर समांतर में कनेक्टेड हो R1, R2, R3, तो मेरे पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता? बाई उल्टा कर दो, 1 अपन R इक्विवेलेंट हो गया 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 बच्चों। ओके, तो R1 कितना है मेरे पास? R1 कितना था मेरे पास क्वेश्चन में? R1 कितना था मेरे भाई क्वेश्चन में? 200। R2 कितना था मेरे भाई? 50। R3 कितना था मेरे भाई? 100। तो 1 अपन R इक्विवेलेंट हो गया 1 अपन 200 प्लस 1 अपन 50 प्लस 1 अपन 100। इसको एलसीएम लेते हैं, 250 100 का एलसीएम। 200 यहाँ 1 प्लस 4 मत में लगेगा प्लस 2 मत में लगेगा, तो ये हो गया 1 अपन R इक्विवेलेंट हो गया 4 2 6 1 7 अपन 200। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो गया 200 बटे 7। तीसरा क्वेश्चन आपको करवाते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल तीनों का मक्सा लगेगा आपको। ए और बी है। मेरे यारा तेरे यार को देखो, इसको मान लीजिए 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ये 6 ओम है। तो आपको आर ए बी निकालना है, मतलब ए बी के अक्रॉस क्या होगा। देखो भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बड़ी सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। इस ब्रांच को देखो, आप देख के क्या बोल रहे हो? ब्रांच इस डब्बा के अंदर R1, R2, R3 सब इस 2 पॉइंट के बीच में पैरेलली कनेक्टेड है। मैं बोलूंगा R1, R2, R3 आर इन पैरेलल। इसको देखो, इसके साथ इसको बोल दो R4, बोलेंगे R4 भाई इस सबके सीरीज में है, इस सबके सीरीज में है, सीरीज में है आपको R4। सीरीज में है तो आप यहाँ प्लस का साइन दे दोगे जो भी सीरीज में रहता है। उसके बाद इस डब्बे को देखो, इस डब्बे के अंदर क्या है? R5 और R6 ये
कॉम्बिनेशन भी इसका सीरीज में है तो इसको सीरीज में बोल दो। उसके अंदर डब्बा के अंदर R5 और R6 क्या है, पैरेलल में है। इसका डायरेक्ट लिखो भाई, डायरेक्ट लिखो मेरे भाई। तो इसका अगर मैं लिखोगे तो पहले ये वाले को निकालते हैं, क्या होता है 30 30 30 30 30, इसको निकालते हैं। इसको पार्ट ए बोल दो, इसको पार्ट बी बोल दो, इसको तीन पार्ट में निकालो। तो पार्ट ए में क्या है, 1/r, 1 बोल दो इसको, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/r1 इज इक्वल टू 6, इसका हो गया 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो गया 3 2 5, 11/6। तो यहाँ पे पहला पार्ट का आर कितना आ गया, पहला पार्ट का आर आपको आ गया 6/11, और 6/11 के साथ क्या है, R4 सीरीज में है। तो ये पहला पार्ट का हो गया पार्ट 1, और पार्ट 2 का आर इक्विवेलेंट कितना 4 है, इसको बोलते हैं पार्ट 2। और पार्ट 3 में क्या है, ये है 5 और 6, 5 और 6 पैरेलल में है, 5 और 6 पैरेलल में है। तो 5 और 6 अगर पैरेलल में है, R5 पैरेलल R5 पैरेलल R6, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट 1/R5 प्लस 1/R6, तो 1/5 प्लस 1/6, 1/5 प्लस तो कितना हो गया 30, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11/30। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया 30/11। अब देखो सिंप्लीफाइड वर्जन आपका इस तरह से था कॉम्बिनेशन, इस तरह से था कॉम्बिनेशन। तो हम इसको सॉल्व कर लिए और इसका मान आपको बता दिए कितना है मेरे भाई, दैट इज इक्वल टू पार्ट 1 11/6। तो ये आपको हो गया 11/6, और ये आपको हो गया 4, और इस पार्ट का हम आपको आर इक्विवेलेंट निकाले थे तो 30/11 हो गया। अब बताओ 11/4, 11/6, 4 और 30/11, sorry this is not 5, this is equal to 6/11, 6/11। तो यहां से हमको क्या आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है 6/11 सीरीज में है तो प्लस कर दो, 4 का सीरीज में है 10/11, तो टोटल आर इक्विवेलेंट हो गया इसका 6/11 प्लस 4/1 प्लस 10/11। तो यहां से आपको आ गया 11, 6 प्लस 11 चौका 44 प्लस 10, तो ये हो गया 10 44 54 6 60, 16/11। Thank you for this patience. We will meet in the another lecture. Okay.